शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक केस में मुल्ज़िमान पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म 7 जनवरी को लगेगी। बयान हल्फी में हाई कोर्ट के जज, बेंच और उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, यह बयानिया बनाया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं, मेरा और इस हाई कोर्ट का एहतसाब है। आपने अकेले ये हलफनामा दिया था? बिल्कुल। मालूम हुआ है कि ये किस कदर बड़ा एक सिसिलियन माफिया है जो अदालतों को दबाव में डाल के अपने केसेस को अपनी फेवर में करवाना चाहता है कि तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूँ। हालात जो है वो तेजी के साथ जो है बदल रहे हैं। जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी अनाउंस किया जाएगा। अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं, और अगर लंदन गया तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाल्लाह। जो अयाज सादी साहब ने कहा कि मैं 20 जनवरी को लंदन जाऊंगा, उनको वापस आने पर राजी करूंगा, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। पार्टी पॉलिसी नहीं है, उनकी राय है, इसकी तशरीह वो खुद ही करते हैं। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे। हमने काफी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। अभी तो मैंने लाहौर में कदम रखा है। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है। ये सारे जो है ना, ये दिहाड़ीदार सियासतदान है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आपने इब्तदाइया में सुना बहुत जो इस वक्त ज़बरदस्त केस चल रहा है राना शमीम का, वही जो उन्होंने एफिडेविट दिया था कि जी साकिब निसार जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने 2 जजेस को फ़ोन किया, एक जज को फ़ोन किया हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनको कहा कि आपने जो साहब बेल्स वगैरह नहीं होने देनी मरीम नवाज़ की, नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन तक। वो लग रहा है कि वो केस तो उल्टा पड़ गया उन पर। आज हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने 7 जनवरी तारीख भी रख दी है जब फर्द जुर्म आयद की जाएगी तौहीन अदालत की। उसमें जर्नलिस्ट भी हैं 3 और राना शमीम साहब, इन पे भी होगी। और लग रहा है कि जो भी था PMLN का एक अगर प्लेइंग टू द गैलरीज था, उसका एक काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, लेकिन शायद ये उल्टा गले पड़ जाए। बट दैट इज़ नॉट द रियल इशू। रियल इशू जो है वो है कि जो इस वक्त अनसर्टनटी चल रही है, अपने कल भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे, अपोजिशन बड़ी ज़बरदस्त बॉयड है, बड़ी जोश और जज्बे से है, गवर्नमेंट में डेफिनेटली परेशानी है। और उसकी लेटेस्ट एग्जांपल आप ये देखें कि ये जो 4 दिन से सेशन चल रहा है, इसमें 3 दिन गवर्नमेंट अपना कोरम भी पूरा नहीं कर सकी। और अब खबर चल रही है कि शायद कल मिनी बजट पेश हो जाए, और ये बड़ा ही एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस मिनी बजट के बाद सीरियस इसके रेमिफिकेशंस हैं, इम्प्लिकेशंस आम आवाम के लिए, महंगाई पे बहुत चीज़ें होंगी। फवाद, मैं उसकी आज थोड़ी सी आपको किस्सा सुना देता हूँ कि आज ये लास्ट मिनट में जुमे को प्रोसेस ये होता है कि कैबिनेट डिवीज़न जुमे को फाइनल कर देती है एजेंडा कैबिनेट मीटिंग का, जो मंगल को आमतौर पे होती है। और जुमे के बाद जो चीज़ें एट द लास्ट मिनट ऐड ऑन हो, पर उसकी डिटेल्स नहीं होती। ये इतना बड़ा इशू अव्वल तो फ्राइडे तक एजेंडा पे नहीं रखा गया, फिर फ्राइडे के बाद किसी दिन ये एजेंडा पे आया, आज एजेंडा पे था, लेकिन फिर इसको एजेंडा से ड्रॉप कर दिया गया। और वहाँ पे बहस हुई कि ये सर्कुलेशन से कि तमाम वज़रा को, कैबिनेट के मेंबर्स को भेज दिया जाए और वो उसको अप्रूवल दे दें, या कल शायद स्पेशल मीटिंग कॉल की जाएगी इसमें करने के लिए। गवर्नमेंट की कन्फ्यूजन का हाल ये है, इस पर बहस चल रही है कि फाइनेंस बिल है या नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक आज फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में जो वफाकी वज़ीर है फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि जी ये फेडरल बिल नहीं है, ये तो अमेंडमेंट्स हैं और ये चेंजेस हैं। तो उनको दुरुस्ती की सोर्सेज ने कहा कि अपना असद उमर साहब ने कहा कि नहीं भाई, ये फाइनेंस बिल ही है और ये अमेंडमेंट्स के ज़मरे में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अगर ये फाइनेंस बिल होगा और अगर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको शिकस्त हो जाती है, तो फिर सीरियस इशू बन जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का। और अगर गवर्नमेंट अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकी कोरम में, तो क्या इस पे गेम कर पाएगी? क्या इसको कल अप्रूव करवा पाएंगे और फिर सेनेट के अंदर भी जाएगा? ये सारे क्वेश्चंस हैं। और एक सवाल ये उठ रहा है, क्या इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर ये कर पाएंगे या नहीं पाएंगे? ये तो है गवर्नमेंट का क्राइसिस। अपोजिशन का अजीब कन्फ्यूजन है, वहाँ भी कन्फ्यूजन है। कोई कहता है आ रहे हैं, फिर दूसरा बंदा पार्टी के जो सीनियर तरीन आदमी है अब्बासी साहब, वो कहते हैं या सादिक साहब की अपनी वो राय है। सब कुछ चल रहा है, हो क्या रहा है, किसके पास क्या ऑप्शंस हैं, और क्या ये स्टॉर्म इन द टी कप है कि वाकई कुछ तब्दीलियाँ होराइजन पे। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में मियां जावेद लतीफ़ साहब ने, MNA, सीनियर लीडर PMLN, सेनेटर शिबली फराज साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्काइप से हमें ज्वाइन कर रहे हैं,
और कमर ज़मान कायरा साहब इनिशली फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं, फिर स्काइप पे आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी के हैसल्स और सब कुछ। शिबली साहब ज़रा आपसे शुरू करूँगा। कोरम आपसे पूरा नहीं हो रहा और फॉर्मली एजेंडा पे आप नहीं रख रहे कैबिनेट के, आखिर मिनट में ये बिल लाया जा रहा है। और आज सुना है वहाँ तारिक बशीर चीमा साहब जो आपके एलाए हैं PMLQ के, उन्होंने कहा कि भी हमें भी दिखा दें कि आप हम अप्रूव क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो वहाँ के वज़ीर आज़म ने कहा फाइनेंस मिनिस्टर को कि चलें आप इनको भी बताएं। इतना खुफिया क्या है, इतनी अनसर्टनिटी क्या है? आपके एलाइज भी वो डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे और अगर ये डॉक्यूमेंट आप कोरम पूरा नहीं कर पा रहे किस तरह करेंगे? देखें मालिक, बात यह है कि जहां तक कि इस बिल का ताल्लुक है तो जाहिर है कि ये पार्लियामेंट में आएगा और हमें पता है और हुकूमत को पता है और जो लोग जो इसकी जानकारी रखते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं या ये जो भी उसमें अमेंडमेंट हो रही है, ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि जाहिर है कि स्पेशली कोविड के आफ्टर मार्थ में हमें जो भी जो टारगेट्स हमने अचीव करने हैं अपने उसके टैक्सेस के, तो जाहिर है कि उसको तो अचीव करना होगा। बिकॉज देखें, बेगर्स आर नॉट चूजर्स एंड वी हैव बीन दैट, यू नो इट। कोई भी मुल्क हो जिसकी के इकोनॉमिकली डिपेंडेंस कर्जों पे हो और जो हुकूमतें कर्जे पे चलती रही हैं, जो कि एक मुल्क में एक कल्चर बना रहा है कि हमने अपनी बसात से ज्यादा हमने वो सारी बातें हैं। मुझे बताएं इतनी इसमें सीक्रेसी क्या है? आपने इसको फॉर्मल एजेंडा पे नहीं रखा। सवाल सुन ले, आप तो कैबिनेट मीटिंग में ऑब्वियसली थे। आई एम नॉट आस्किंग कि आप डाइवर्ज करें, आई नो आपके प्रॉब्लम्स हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल है। एक चीज इतनी बड़ा चीज है जो आपने फॉर्मल एजेंडा पे नहीं डाला, जुमे के बाद स्लिप इन किया एजेंडा पे आपने, ताकि वो उसकी ब्रीफ पूरी नोटिफिकेशंस वगैरह शेयर ना करनी पड़े। फिर एजेंडा से आज ड्रॉप हो गया। फिर वहाँ पे बात हुई कि जी आज रात को या सर्कुलेशन से अप्रूव करवाएं या सुबह स्पेशल मीटिंग करके अप्रूव करवाएं, फिर कैबिनेट में लाएं। एलाइज कहते हैं हमें आपने दिखाया नहीं है। ये आपकी सारी बातें ठीक है, ये इतना खुफिया क्या है? आपसे तो कोरम भी पूरा नहीं हो रहा। If you allow me, Malik, you know that I have been a banker, you know that I have been in इसमें स्टॉक ब्रोकर भी। देखिए, बात ये होती है कि जो फाइनेंस रिलेटेड बिल्स होते हैं, जो फाइनेंस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, इट्स ऑलवेज अ वेरी प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन। अभी आपने सारा कैबिनेट की आधे किस्से आपने बता दिए। दिस इज व्हाट हैपेंस दैट यू नो बिफोर, आप इससे पहले कि आप अनाउंस करें, आप उसका इश्तिहार नहीं देते हैं। ये जो फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती हैं टिल द लास्ट मिनट ये रखी इसलिए जाती हैं कि कुछ लोग जिनको कि प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो अपनी चीजें कर लेते हैं। सो इसके पीछे विजडम यही है कि आपने जो फाइनेंस से या बजट रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें आप वक्त से पहले नहीं बता सकते, क्योंकि कई लोग उसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं। आपने बड़ी डिटेल में बताई हुई है कि इतनी एग्जाम्पशन विड्रॉ या सब कुछ। चले मैं भी आपके पास आता हूँ। मेरे साहब मुझे एक बात बताएं, ज़्यादा हम जिससे ही बात कर रहे हैं अपोजिशन वाले आप लोग बड़े पुरयकीन हैं कि ये बिल नहीं पास हो सकता जी, और ये अगर पास होगा तो एस्टेब्लिशमेंट पास की मदद बगैर पास नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि ये बिल पास होना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि IMF की डील है, उसके मुताबिक दूसरे कर्जा जाता है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो एस्टेब्लिशमेंट वालों से बात करें तो वो कहते हैं हम क्या करें, ये तो मुल्क के लिए ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मदद करते भी हैं नेशनल इंटरेस्ट में तो अपोजिशन हमारे गले पड़ जाएगी कि आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप वन पेज कर रहे हैं, आप जो से न्यूट्रल नहीं है। तो कोई सोल्यूशन है, इसका हल है? मालिक साहब शुक्रिया। जहाँ तक आपका ये फरमाना है कि जो इंतज़ामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, वो समझते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है इस बिल का मंजूर होना, तो मेरे भाई शिबली फराज साहब अभी फरमा रहे थे कि कोविड की वजह से हमें ये 350 अरब के नए टैक्स लगाने की ज़रूरत पेश आ रही है। टेक्निकली टैक्स नहीं लगा रहे, वो विड्रॉ कर रहे हैं एग्जाम्पशंस वगैरह, उसका इम्पैक्ट 3.5 बिलियन से होगा। आप जो आपने कोई सब्सिडीज दी हुई हैं, ये चीज़ें की हुई हैं, तो वो आप विड्रॉ कर रहे हैं। चलें मालिक साहब, मैं आपकी भी बात मान लेता हूँ, मैं शिबली फराज साहब की भी बात मान लेता हूँ। मुझे आप या शिबली फराज साहब एक चीज़ का जवाब दे दें, महंगाई बढ़ेगी, बड़ा मुसीबत क्या महंगाई को भी अभी छोड़ देता हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या पेट्रोल, क्या गंदम आटा स्कैंडल, क्या चीनी स्कैंडल, क्या डॉलर की ऊंची उड़ान, क्या आप पिंडी रिंग रोड,
क्या आप पाकिस्तान के अंदर LNG की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत से कम ख़रीद करना, ये सब कोविड की वजह से है, ये सारा नेशनल इंटरेस्ट में आप कर रहे हैं। आप करप्शन पाकिस्तान के अंदर 4 सालों में दुनिया कह रही है बड़ी है, तो मुझे कोई ये बता तो दे कि सारा कुछ आप कोविड की वजह से कर रहे हैं, सारा आप नेशनल इंटरेस्ट में करते आ रहे हैं। नहीं वो ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर ये बिल पास होता है, आप लोग कन्विंस हैं कि जी ये नहीं करवा सकते पास, इनके एलाइज भी इनके साथ नहीं है, तो क्या आप इसको एस्टेब्लिशमेंट का हाथ देखेंगे कि आप कहेंगे कि नहीं ठीक है, उनकी मेजॉरिटी तो है, उन्होंने अपने बंदे इकट्ठे करके पास करा लिया? नहीं, जहाँ तक हाथ का तल्लक है, बड़ा आपने दिलचस्प सवाल किया है। तो हाथ से तो 2 दिन पहले वज़ीर दाखिला जो फरमाते आ रहे हैं कि हाथ ऊपर ही है, कोई मत समझे कि हाथ उठ गया है, तो हमारा तो यही केस है। हाँ, तो वो बल्कि उन्होंने इससे आगे भी, अगर हाथ ऊपर है तो फिर KP में क्यों नहीं जीते? अच्छा, KP में तबाही फिर गई, वहाँ क्यों नहीं जीते? अच्छा, मेरी बात तो सुन लेना मालिक साहब, इतनी तो अर्ज़ करने की मौका दिया करे ना। मैं आपको ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि वो उनसे सवाल करें ना वज़ीर दाखिला से। उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 20 साल की मनसूबाबंदी करती है, तो इसका मतलब है 4 साल हो गए इनको लाए हुए और अभी 16 साल मज़ीद हम भुगतेंगे। को खुदा का खौफ करें। एक तरफ ये कहते हैं कि हम वोटों से आए हैं और दूसरी तरफ शर्मनाक तरीके से ये कह रहे हैं कि हाथ ऊपर है। मगर एक सेकंड, मगर जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये कहता हूं कि हाथ अपनी जगह रहना चाहिए, हाथ किसी के कंधे पे नहीं आना चाहिए, जिससे पाकिस्तान के अंदर तबाही हो रही है। आप भी आपकी पार्टी भी, लीडरान भी हाथ से बड़े मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप भी कोई दूध में नहीं, कोई ना बनाए भाई कोई ना बनाए, भी बड़ी चीजें चल रही हैं। एक सेकंड ना मालिक साहब, आपने सवाल किया फिर जवाब लिया करें। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ और ऑन एयर कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पर ये चीज़ रहे, हम सिर्फ और सिर्फ मुतालबा जो कर रहे हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान जिस भंवर में फंस गया है, जिस मईशत का आपने तबाह कर दिया 4 सालों में, लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं, इससे जान छुड़ाने का बेहतरीन तरीका यह है हाथ हर एक के अपनी जगह पे चले जाएं। इसमें भी मैं अभी आपकी कॉन्ट्रडिक्शंस पे मैं आता हूँ, अपोजिशन की साथ सरकार से निपट लें। कायरा साहब ज्वाइन कर गए हमें जी। कायरा साहब ये बताएं, ये जो मिनी बजट की बात हो रही है कि जी शायद कल प्रेजेंट हो जाए या परसों, बहरहाल इन्होंने 12 जनवरी से पहले करना है, क्योंकि 12 जनवरी को IMF का बोर्ड मीटिंग है वॉशिंगटन में, तो ये कुछ ही दिन है इनके पास। अगर ये गवर्नमेंट ये बिल पास करवा लेती है दोनों, क्या अपोजिशन इसको इसी तनाजुर में देखेगी कि ठीक है गवर्नमेंट के पास न्यूमेरिकल मेजॉरिटी तो है तभी हुकूमत है, या आप इसको उस तनाजुर में देखेंगे कि ये जी फिर इनकी हेल्प हुई है और इस्टेब्लिशमेंट को हेल्प आउट किया और इनको फिर एक लीज ऑफ लाइफ मिल गई है, और जो अब KP में खुद मौलाना साहब कह रहे थे कि देखें जी सारे न्यूट्रल हो गए हैं, तो पहला रिजल्ट आपने देखा है न्यूट्रलिटी का कि हमने इनको मात दे दी है। क्या ये बड़े बयानिए को इम्पैक्ट करेगी कि ये एक इंसिडेंट अपने अंदर ही महदूद होगा? मालिक साहब, गुजारिश ये है कि हम उसी नजर से देखेंगे, वही महसूस करेंगे जो आप महसूस, हमारा और आपका महसूस करना या जो सोचने का अंदाजा अलग अलग नहीं। जो पिछले 1.5 सेकंड में हुआ उसी का रुपरेखा होगा। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने IMF के बाद एक पैकेज बना दिया है, उनके साथ एग्रीमेंट पहले कर आए हैं। हमारा इनसे बेसिक इशू पे ये, दोबारा लाइन में लाएं, ये लाइन बहुत ख़राब आ रही है। अच्छा, इस पर वापस हम आते हैं, लेकिन अब आपसे भी सवाल हो जाए। पहले तो ये बताएं, आपने भी बड़े धड़ल्ले से कहा था दिसंबर में आ रहे हैं मियाँ साहब, एक तो नई डेट दे दें तब, और ये मियाँ साहब का आना जाना ही क्या कन्फ्यूजन है, ये आप लोगों ने ऐसे ही फैला दिया मियाँ साहब आ रहे हैं। वहाँ आपके जब बड़े लोगों से हम बात करते हैं वो कहते हैं ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है, ऐसी कोई डिस्कशन ही नहीं है, ऐसे ही आप ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा रहे हैं और एक हवा बना रहे हैं जैसे पता मियाँ साहब आए, शेर आया तो पता नहीं की हो जाएगा। तो क्या हकीकत है मालिक साहब? हकीकत तो आप जान चुके कि जब हम लोग कह रहे थे कि दिसंबर में वो आ रहे हैं, 15 दिसंबर से हाथ पांव फूले हुए हैं हुकूमत वक्त के। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनका रास्ता बनाया जा रहा है। इस बात की तस्दीक है
जो मैं कह रहा हूँ कि वो दिसंबर में आ रहे हैं। अब आ जाएं कि 2-4 दिनों की बात नहीं है, चंद हफ्तों में आगे पीछे अगर कोई टाइम हो जाता है तो फिर मुझे कोई ये बताए। आप अभी भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ दिसंबर के अंदर वापस आ रहे हैं। मैं अब भी ये कह रहा हूँ दिसंबर में कि चंद हफ्तों की बात है। नवाज शरीफ चंद हफ्ते क्या मतलब कि चले 3-4 दिन रह गए दिसंबर में, चंद हफ्तों का मतलब है 1 हफ्ता 2, मुझे स्पेसिफिक चंद हफ्ते तो 6 महीने आप कहेंगे। वो भी जनवरी, वो भी फिक्र ना करें, डेट देंगे आपको जनवरी। मेरी अर्ज सुन लेना, चंद हफ्ते तो 2-3 हफ्ते होते हैं। गुजारिश से सुन लेना, चंद हफ्ते से मुराद जो है आपको तारीख, टाइम और फ्लाइट नंबर भी देंगे। बातचीत में कुछ चीजें तय हो रही हैं तभी चंद हफ्ते लग रहे हैं। किस तरह चंद हफ्ते, क्यों? देखें, मैं अगर आपके इस सवाल का जवाब दूं तो वो ये है कि शहजाद अकबर जो बात कर रहे हैं कि रिलीफ लेने के लिए और फैसले करवाने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो पहले शहजाद अकबर से पूछे ना हैवी इन्वेस्टमेंट कहाँ की जा रही है। दूसरा, मुझे ये बताए कोई, राना शमीम भी तो उस जिम्मे में आ जाते हैं ना। एक आपने कारतूस तो चलाया था, नहीं चला, उल्टा हो गया। अच्छा एक सेकंड, अगर राना शमीम बकौल आपके कारतूस है तो फिर अरशद मलिक जो थे वो भी कारतूस थे। फिर आप अगर ये कारतूस समझते हैं तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो कहा था उसको आप क्या नाम देंगे? फिर आप ये बताएं कि 2014 में एक सेकंड मुझे समझा देना, मैं भी बाकी दोस्तों को भी जा रहा हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि कुछ हफ्तों में आएंगे, जिससे मुझे तासुर ये मिल रहा है कि कुछ हफ्ते इसलिए आएंगे कि वो कोई निगोशिएशंस चल रही हैं, कोई डील मेकिंग हो रही है और आपको उम्मीद है कि वो डीलें बन जाएंगी तो फिर वो आ जाएंगे कुछ हफ्तों में, और तो कोई वजह नहीं है ना। इसको आप डील कह लें या इंश्योरेंस कह लें कि हम चाहते हैं कि हाथ किसी पे नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अदल का निज़ाम आज़ादाना होना चाहिए। साहब, ये 4 हफ्ते की क्या, 2-4 हफ्ते की क्या स्टोरी है? क्या है वाकई कोई बातचीत चल रही है? मैंने एक जुमला बड़ी सीरियस किसी ने बात की आपके ये बहुत बड़े लीडर के बारे में। उन्होंने कहा जी वो तो ग्रेनेड की पिन निकाल के बैठे हुए हैं और एक फेयर ऑफ अननोन है आपकी गवर्नमेंट में और आपकी टॉप लीडरशिप में, और आपका बंदा पिन निकाल के बैठा हुआ है तो किसी भी टाइम में कोई धमाका भी कर सकता है। तो हमें भी समझा दें कि पैनिक क्यों है? अगर ये लोग 2-4 हफ्ते की बात कर रहे हैं, क्लियरली तकवीत दे रहे हैं इस बात की कि शायद इनकी बातचीत चल रही है, आप लोग भी अगर पिन निकाल के बैठे हुए और अगर आप लोग भी किसी बात से परेशान हैं और अनसर्टनिटी है तो कुछ तो हो रहा है। नहीं, देखें, बात सुने, आपने अभी लतीफ़ साहब को सुना, इनकी बात, इनसे बात बन नहीं रही थी, कुछ बड़े कंफ्यूज से जवाबात इन्होंने दिए जिसका कि कोई कोहेरेंस थी नहीं। और वो बुनियादी तौर पे ये नहीं है कि लतीफ़ साहब को आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। लतीफ़ साहब बड़े आर्टिकुलेट आदमी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब इनकी पार्टी में इतने मुख्तलिफ किस्म की बयानात चल रहे हों, हर एक जो है, एक से बड़ा लीडर जो है वो कोई बात कर रहा है, कोई कह रहा है आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कहता है ये। अयाज सादिक साहब गए थे उधर लंदन में, शॉपिंग वॉपिंग की है, साथ में सलाम भी कर दिया, वापस आ गए। उन्होंने कुछ तो कहना है कि जी वो मैं बड़ा पैगाम लेके आया हूँ, और फिर उनका लंदन का प्रोग्राम मिलने होने को जा रहा है। देखें ये सारी बातें, देखें ये सारे डिस्क्रेडिटेड लोग हैं। इन्होंने साबित किया है कि जब इन पे सख्त वक्त आया है तो बजाय, अगेन मैं रिपीट करता हूँ जो मैंने मुख्तलिफ उस पर कहा है कि मेरी सख्त इख्तलाफात हैं आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिक्स से, जिस तरह से उन्होंने इस मुल्क को इकोनॉमिकली मफलूज किया, इदारों को मफलूज किया। लेकिन एक क्रेडिट मैं उनको दूंगा, वे द क्रेडिट इज ड्यू, कि वो अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, फेस कर रहे हैं सारी चीजों को, वो भागे नहीं है जिस तरह के इनके लीडर भागे हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या उनका एक पॉलिटिकल लीडर जो कि अपने आप को अवाम का नुमाइंदा कहता है, अपने आप को लीडर करता है, 2-3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना है, वो भाग के चला जाए? मुझे जब बताएं फिर आपके इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? अभी कल उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़ी मायूस कुन बातें की, हम ये भी हमारा फेलियर हो गया, ये भी हम नहीं बता सके। साथ मैं भी आपको सुना भी देता हूँ। फिर शहबाज गिल ने एक स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान अपोजिशन में भी हुए तब भी एनआरओ नहीं देंगे। तो उनको क्यों अपोजिशन के दिन नजर आ रहे हैं? अभी तो आपकी गवर्नमेंट पड़ी हुई है, एक पैनिक तो है आपकी गवर्नमेंट में। नॉट एट ऑल। देखिए मैं कैबिनेट में हूं और मैं कैबिनेट के सेशंस भी आज भी अटेंड किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं अलहदा भी मिला हूं। मैं मतलब है कि
सलाम करता हूं प्राइम मिनिस्टर को कि जितना रिलैक्स्ड और जितना कॉन्फिडेंट वो हैं, वो मैंने नहीं देखा कि सर देखिए ये आपने शेख रशीद साहब को कोट किया ना, सर वो डिनाइल में भी तो हो सकते हैं। कारा साहब आगे चले, कारा साहब आएंगे ना जब वो ही हैज द लग्जरी। मुझे आप ये बताएं कि शेख रशीद की आपने बात की, मैं टोटली इत्तेफाक करता हूं शेख रशीद से कि हम नहीं बता पाए लोगों को कि हमने क्या क्या इस मुल्क के लिए क्या क्या हमने पॉजिटिव चीजें की हैं, हमने क्या क्या किया है, हम नहीं आर्टिकुलेट कर सके उसको। ठीक, चले मैं अभी आता हूँ। कायरा साहब की बात बीच में रह गई थी, मैं उनको जरा कनेक्शन दोबारा कर लिया। कायरा साहब मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि PMLN कहीं निगोशिएशंस कर रही है, गवर्नमेंट में भी एक सेंस ऑफ पैनिक है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे हिलचुल, बहुत ज़्यादा हलचल सी मची हुई है। क्या ये नॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन नज़र आ रही है आपको? फिर आपके जरदारी साहब ने भी आके कह दिया कि जी मुझे कांटेक्ट किया और मैंने कहा खुद फार्मूला बनाओ, लोगों ने कहा उनका बयान इसलिए आया क्योंकि उनको किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। फिर वो बार बार इंदिया दे रहे हैं कि बिलावल या पीपल्स पार्टी अगली गवर्नमेंट लीड करेगी, जो नंबर्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। तो क्या ये सब 3 गेम में चल रही है? हुकूमत का अपना पैनिक चल रहा है, PMLN की अपनी बैकडोर निगोशिएशन चल रही है, आप लोगों उम्मीद के ऊपर आप लोग सियासत कर रहे हैं। हमें कुछ पुट सम सेंस इनटू दिस मैडनेस। मालिक साहब, है कि हुकूमत तो पैनिक है कि ऑलरेडी अवाम बहुत तंग है और मजीद उनके ऊपर एक बम शेल गिरने वाला है और उससे जो रही कहीं कसर है वो भी निकल जाएगी और अब हुकूमत की चल चलाओ है। यही बात के जी कोई डील हो रही है, क्या हो रहा है, किसके साथ डील हो रही है, कौन है जो डायलॉग कर रहा है? क्या एस्टेब्लिशमेंट डायलॉग कर रही है या एस्टेब्लिशमेंट की जमातें डायलॉग कर रही है? अगर ऐसा है तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। एस्टेब्लिशमेंट को तो हम कह रहे हैं कि उनको सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उनको किसी के साथ नहीं होना चाहिए, उनको स्टेट के को नहीं। अगर पॉलिटिशियंस खुद अप्रोच कर रहे हैं, अगर पॉलिटिशियन खुद अप्रोच करेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं गुजारिश करता हूँ। आपको याद है मरहूमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी तो निगोशिएशंस की थी ना जनरल मुशर्रफ से। पब्लिकली तो कोई नहीं मानता था, बाद में बातें निकली, हर किसी ने निगोशिएशंस की। गुजारिश है कि मुल्क के अंदर बुरी निज़ाम की बहाली के लिए नेगोशिएशन के दुनिया के सब दायरा वो जब में भी हुआ, वो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हुआ। दैट वाज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट वाज नॉट फॉर पावर। ये बात दोनों को बिल्कुल डिपेंड करे। आज अगर कोई डायलॉग बात हो रही है तो ये बड़ी अफसोसनाक है। हाँ, जरदारी साहब ने जो बात कही वो इस रंग में है कि हमारे दौर में, साहब के दौर में अभी कोई नेशनल क्राइसिस आया के ऊपर कौमी क़यादत को इकट्ठा किया गया और पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको लीड किया। ये गवर्नमेंट और उसके कंसेंसस से जो फैसले हुए उसका असरात भी बेहतर आए। जब से मौजूदा हुकूमत आई है, जितने क्राइसिस खान नेशनल सिक्योरिटी के हैं, कश्मीर के हैं, किसी और इशू के हैं, इस हुकूमत ने, अफगानिस्तान से इस हुकूमत ने कभी लीड लेके आगे बढ़ने की बात नहीं की और अल्टीमेटली हमारी एजेंसीज को, अपोजिशन की जमातों को और सारी जमातों को इकट्ठा करना पड़ा, जो कि मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके अलावा चाह क्या है? तब वो आपको बुला के कहेंगे सारी जमातें इकट्ठे हो जाएं ताकि एक फोरम पर बैठ के पाकिस्तान का नेशनल कंसेंसस बिल्ड हो। तो गिला करना होगा तो मैं किससे करूंगा? मालिक से? क्या उससे तो मिट गया? ठीक, मुझे कायरा साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से पहले मैं एक सवाल भी छोड़े जा रहा हूँ आप तीनों के लिए कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग कल और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पास अडॉप्ट की है गवर्नमेंट ने। इसकी टाइमिंग पे भी लोग बात कर रहे हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है जब सिविलियन और मिलिट्री क़यादत सारी इकट्ठी बैठी हुई थी और इतनी क्रिटिकल पॉलिसी प्रूव हुई है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद इसको भी एज अ मैसेज देखना चाहिए कि ये जो अपोजिशन की उम्मीदें हैं कि शायद बड़े डिफरेंसेस हो गए हैं पिंडी इस्लामाबाद के, ऐसी बात नहीं है, बिज़नेस एज़ यूजुअल है। जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो ये लोग खुद आपस में डील करें, रियासती अदारे इसका हिस्सा नहीं है। क्या ये वाकई एक मैसेज था, इसकी टाइमिंग, अप्रूवल सारा, या ये एक अननेसेसरी इस पर डिबेट चल रही है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो।
मियाँ साहब, ब्रेक से पहले ज़्यादा मैं कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, बड़ी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, बड़ा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, और जाहिर है सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप दोनों ने मिलकर इस पर फाइनल किया है सब कुछ। इसकी टाइमिंग इंटरेस्टिंग है। क्या आप लोग इसकी टाइमिंग में कुछ और देख रहे हैं कि रूटीन, बिकॉज गवर्नमेंट तो ये कह रही कि ठीक है ये हमने बिजनेस एज यूजुअल काम करने हैं? नहीं, देखें जहाँ तक क्योंकि आपके दिल तो टूटते होंगे जब भी आप इकट्ठे बैठे मुस्कुराते देखते होंगे, कभी आपके हौसले दिल टूटते होंगे, बल्कि हौसले जवां हो रहे हैं। अच्छा मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या कमेटी या इसकी पॉलिसी कभी हुकूमत वक्त या मखसूस अदारों का ही काम नहीं होता। ये जब नेशनल इश्यूज़ होते हैं उस पर अपोजिशन को भी साथ लिया जाता है, और अगर पार्लियामेंट वजूद में हो तो उसको बहस के लिए पार्लियामेंट में लाना चाहिए, और उसके बाद आप पार्लियामानी कमेटियों में लेकर जाएं। उसके बाद जो पॉलिसी बनाएंगे जिस पर इत्फाक होगा वो कौम के लिए भी बेहतर होगा, रियासत के लिए भी बेहतर होगा। मगर बदकिस्मती ये है कि आप हर इशू पे पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करते हैं। अब आप अगर सिर्फ ये फ़ोटो सेशन इसलिए करवाया गया, जिस तरह आपने सवाल किया कि हमारे दिल टूटते होंगे या जुड़ते होंगे, तो फिर तो उस हद तक तो ठीक है, मगर अगर आप उससे कोई नतीजा अख़ज़ करना चाहते हैं, अगर आप रियासत के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो ये नामुनासिब है। शिबली साहब, इज नॉट अ पॉइंट देयर, इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना है, क्या इसमें लीडर दी ऑपोजिशन को नहीं होना चाहिए था, या कम अज़ कम पार्लियामेंट्री लीडर्स जो से हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, क्या उनकी इनपुट इसमें नहीं होनी चाहिए? तो कौमी डॉक्यूमेंट है और बड़ा ही क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है यार। लेकिन पहले मैं आपको मालिक जो बातें पिछले सेशन में हुई आपके पहले सेगमेंट में और अभी हूँ, मैं एक बात तो बता दूं कि मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप से जिसको इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं लतीफ़ साहब, जावेद लतीफ़ साहब, इनकी बातों से तो जाहिर होता है कि न ये डेमोक्रेटिक है, न ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, न ये अवाम की राय पे बिलीव करते हैं। बिकॉज अगर ऐसी होती, अगर गवर्नमेंट की जिस तरह के ये चाह रहे हैं कि ड्राइंग रूम्स में बैठ के थ्रू डील्स, थ्रू जिस किस्म की मतलब मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात लेकर ये अपनी सियासत को लेके चल रहे हैं, तो इनका तो जमहूरियत, ये जो वोट को इज्जत दो और इस किस्म की जो चीज थी, वो तो एक्सपोज हो गए ये लोग कि इनका कोई डेमोक्रेटिक ना माइंड सेट है, ना ये बिलीव करते हैं। ये इस्तेमाल करते हैं अपने जो इन्होंने जो सियासत की है हमेशा बैसाखियों पे, ये उसी के जरिए। और वो तो कह रहे हैं अपोजिशन को कंसल्टेटिव प्रोसेस में डालें और हाउस को इन्वॉल्व करें, इसमें क्या डिक्टेटरशिप आ गई? देखिए मालिक साहब, देखिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है था एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और जो आप जो है तो इसको एक पब्लिकली इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। फिर आप ये भी कहेंगे कल के जी जो हमारे जो एटॉमिक असासे हैं ये कहाँ पड़े हुए हैं, इस पे भी एक पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडरशिप को बुलाना चाहिए। ये सिटिंग गवर्नमेंट का ये एक प्रिविलेज। वो कहते हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बारे में कहा जाता है डेमोक्रेसीज के अंदर कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग भी होता है। आप कह रहे हैं कि लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर्स को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप एक अनइलेक्टेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इलेक्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ट्रस्ट नहीं कर सकते कौमी राजों के साथ या किसी पॉलिसी मेकिंग में? ये तो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, ये कोई स्ट्रेटेजिक प्लान तो नहीं है कि कौन सा असला कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ पड़ा हुआ है। पॉलिसी की बात कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ वेरी प्रिविलेज्ड डॉक्यूमेंट। मेरे भाई इतराज ना करें तो आप सुन लेना। जी पॉलिसी जो है, पहले जो जितनी भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो हेम्प की पॉलिसी हो, पहले आती है कैबिनेट में, उसके बाद जो है ना फिर इसके बाकी प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। तो पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। इनको बड़ी सख्त तकलीफ है कि ये कैसे ये हो गया, ये हो। तो आप कह रहे हैं ये फोटो ऑप नहीं था, ये फोटो ऑप नहीं था, सिंपली उसकी टाइमिंग थी, अपनी नेचुरल टाइमिंग क्या है। कायरा साहब से मैं पूछ लूं, कायरा साहब आपके ख्याल में एक नेचुरल प्रोसेस में एक चीज हुई है कि ये टाइमिंग थी और फोटो ऑप गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉइट की है? भारत साहब, अगर कोई ये कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट है तो फिर इसको इतना रिलीज करने की, उसको बहस करने की, उसको बात करके उसको मीडिया करने की जरूरत है। और अगर ये पॉलिसी गाइडलाइन है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओपन है, तो फिर इसके ऊपर नेशनल पार्लियामेंट की लीडरशिप को इनपुट लेनी चाहिए थी उससे। और ये याद रखिए कि ये गवर्नमेंट कोई आखिर ये पहली गवर्नमेंट नहीं आई, इससे पहले भी लोग जो आज अपोजिशन में बैठे हैं वो हुकूमतों में रहे हैं, वो इन्हीं अहम मौजों पर रहे हैं।
अपोजिशन के अंदर बैठे हुए 3 लोग वो हैं जो वजीर आजम रहे हैं, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, जो बहुत सारे राज आपके कौन के आपकी काबीना को भी नहीं पता होंगे, वो उनके सामने बातें होती रही। तो उन लोगों के साथ कम से कम आपको डिस्कस करना चाहिए था। हाँ, ये अलग बात है, हम ये नहीं कह रहे कि ये इख्तियार अब अपोजिशन का है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये तयशुदा है कि जब जब हमने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी का या कोई और इशू आया, अगर हमने वाइडर डिस्कशन करके सारी पार्लियामेंट्री पार्टियों को एतमाद में लिया तो उसके नतीजे में जो पॉलिसी बनी उसको ओनरशिप उतनी बड़ी मिली, लिहाजा वो कामयाब हुई। अगर गवर्नमेंट उसको नाकाम करना चाहती है या उसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहती है तो बनाए बड़े शौक से। हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि अगर आप कंसेंसस करते, अगर आप लीडरशिप से मुशावरत करते तो यकीनन बेहतर होता। और मैं फिर उनको याद करा दूं कि पाकिस्तान के असासे या पाकिस्तान की नेशनल एसेट जो है वो जिस तरह आज भी वजीर आजम को पता है, जिससे पहले वज़ीर आजम को भी पता था, और शहबाज शरीफ साहब भी, गिलानी साहब भी, राजा साहब भी, शाहिद शाह खान अब्बासी साहब भी, और बहुत सारे लोग हैं मेरी जमात के, जरदारी साहब भी, बिलावल साहब को ना चलो उस तरह उस वक्त डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत सारे लोग जो सीनियर 3 पोजिशनों में थे, उनको इस सारी चीजों का पता है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़े आसमानी अवतार आ गए हैं और बड़ा कोई खास डॉक्यूमेंट। हाँ, अगर कोई ऐसा हमारा स्पेसिफिक एसेट का इशू है जो कि अपने पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं लेके आना, तो वो चंद लोगों तक रहता है। वो ठीक है, वो ठीक है। अच्छा कह रहे थे मुझे एक चीज बताएं, गवर्नमेंट को हम देखते हैं तो गवर्नमेंट भी टोटल हमें कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। केपी नहीं, अभी बात करता हूँ, केपी के इलेक्शंस के बाद पूरा तंजीमी ढांचा तोड़ दिया इन्होंने और दोबारा वही लोग और उन्हीं को दोबारा रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। चले समझ आता है, इकॉनमी इज इन अ मेस, हमें प्लान नज़र नहीं आता है। हर दूसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर भी चेंज हो रहे हैं, सेक्रेटरी भी चेंज हो रहे हैं, वो तो एक रिवॉल्विंग डोर चल रहा है। अपोजिशन को देखते हैं, वहाँ भी हमें अटर कन्फ्यूजन नज़र आती है। जो बड़ी जमात है PMLN PDM भी सारा चला रहे हैं, उसमें एक बंदा कहता है मियाँ साहब आ रहे हैं, दूसरा कहता है नहीं आ रहा, एक कहता है शहबाज शरीफ हमारा प्रेसिडेंट है, दूसरे दिन मियाँ जावेद लतीफ़ भी बयान दे देते हैं या दूसरा कोई दे देते हैं, वो कहते हैं जी अभी तो जब फैसला होगा तो होगा, मियाँ साहब जो करेंगे देखेंगे। उनके भी कोई सॉलिड प्लान नज़र नहीं आता। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोग कहते हैं जी वो दरमियान में फंस गई है, वो अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात करे तो अपोजिशन पड़ जाती है, अगर दूसरी बात करे लोग कहते हैं। ये लगता है कि किसी के पास भी गेम प्लान नहीं है। अगर किसी के पास भी गेम प्लान नहीं है तो फिर क्या ये इसी तरह चलता रहेगा 2023 तक? फिर ये क्यों बातें हो रही हैं जी 2022 में इलेक्शन हो जाएंगे, 4 महीने में हो जाएगा? लग तो रहा है कि ये टोटल हर तरफ केओस है, ऑपोजिशन में भी और गवर्नमेंट में भी, तो फिर केओस ही चलेगा 2023 तक। मालिक हमारे जैसे ग्रोइंग समाजों में, मुल्कों के अंदर जहाँ देखिए मैं इसमें जवाब दे देता हूँ। चले शिवली आप इस पे आ जाएं। देखिए मैं ये बताता हूँ कि मेरा ये कायरा साहब ये भी जिक्र कर रहे थे और जावेद लतीफ़ साहब, मुझे ये बताएं कि ये 70 साल हो गए, इनको कभी एहसास नहीं हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी बननी चाहिए? मेरा तो सवाल इनसे ये होगा कि आप अभी जो है तो इतनी जो क्यूरियस हो रहे हैं, इतनी एंक्शस और इतनी वो जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपको किसने रोका था कि आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएं? इस मुल्क में इनका भी वही हाल था जब इनकी गवर्नमेंट थी, तो 4 साल इस मुल्क में फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं था। माशाल्लाह इन्होंने भी बड़े काम दिखाए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें एक चीज हुई है तो अब उसके अंदर झांकना, उसको किसी ना किसी तरीके से उसको कुछ वो करना। देखिए अपोजिशन के पास बेसिकली ना तो ये इकट्ठे हैं, इनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, पीपल्स पार्टी है वो अपनी गेम खेल रही है, नून वाले हैं वो बेचारे इधर उधर हो रहे हैं, कभी अपने आप को PDM का हिस्सा बनाते हैं। जब ये सब इकट्ठे भी थे तभी भी हमारे लिए चैलेंज नहीं पोज कर सके, न ये अवाम को इकट्ठा कर सके और न ये कोई चैलेंज बन सके हैं। देखें इनकी जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान अब वापस उस दौर में जाने ऐसे आप कह रहे हैं ऐसे ही चलता रहेगा, बस यही बयानबाजी है, यही चलता रहेगा। हुकूमत, आपने जो जिक्र किया ना कि हुकूमत कंफ्यूजन का, हुकूमत क्यों कंफ्यूजन का शिकार है? हुकूमत जितने भी ये क्राइसिस गुजरे हैं, आप समझते हैं व्हाई डू यू टेक फॉर ग्रांटेड कि कोविड जैसा एक इंटरनेशनल मसला, मैं इसलिए कहता हूं हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है। जो इकोनॉमिक मैं सुन लेना, कंफ्यूजन का शिकार ये है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आपके फाइनेंस मिनिस्टर जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं,
आपके गवर्नमेंट सेगमेंट उसकी टोटली दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, ये कन्फ्यूजन का शिकार है। एक दिन आप कहते हैं कि हमने केपी हमने बड़ा ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं हुआ, हम बिल्कुल सेट बैठे हुए हैं और ये बड़ा माइनर सा सेटबैक है। अगले दिन पूरे मुल्क की आप तंजीम साजी कर देते, पूरी आप अपनी तोड़ देते हैं पूरे मुल्क, ठीक है ना। और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं डायरेक्टली इसका करूँगा। जिन दो सूबों के अंदर तबाही फिरती है इकॉनमी की और दूसरी चीज़ों की, वहाँ आप नीचे सर काटते रहते हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को आप हाथ नहीं लगाते, तो कंफ्यूजन यही होती है। लेकिन मैं भी आपके पास आता हूँ, कायरा साहब का जवाब बीच में रह गया था, लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी कायरा साहब वही सवाल सर, अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं उसी पे आपका जवाब चाहूँगा, मैं उनके जवाब पे आपका जवाब चाहूँगा कि 2023 तक ऐसे ही चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, कंफ्यूजन में रहने से तो प्रॉब्लम हो जाते हैं, लेकिन ये काम गवर्नमेंट ऑफ द डे का होता है। अगर वो कंफ्यूज नहीं है तो वो क्लैरिटी करे, लोगों को एतमाद दे, लेकिन ये एतमाद में खुद हूं तो बात करें। इनका प्रॉब्लम ये है कि वजीर आजम साहब तो कह रहे हैं कि जी एक कन्विक्टेड बंदे को वापस लाने की बातें की जा रही हैं, तो फिर सारी जेलों के दरवाजे खोल दें। तो एक तरफ वो गिला कर रहे हैं, तो बताएं कौन रास्ते खोल रहा है, किस के तरफ वो इशारा कर रहे हैं, किससे गिला कर रहे हैं। जहां तक ताल्लुक मुस्लिम लीग का है, अगर शहबाज शरीफ साहब उनके सदर हैं, जिस भी जमात का अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आता है, वो जमात आती है, तो या तो उनका सदर बनता है या जमात की क़यादत बैठ के फैसला कर लेती है कि अच्छा जी हमने इस बंदे को नहीं, फलां बंदा हमारा वज़ीर आज़म बन जाएगा। ये कौन सा कंफ्यूजन वाला मामला है कि इस पे मुस्लिम लीग के अंदर बड़ा कंफ्यूजन नजर आए? ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हेलो, मैं ये शिबली इसी पे आपका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग चाहिए। बिल्कुल उन्होंने इंपॉर्टेंट बात पॉइंट की, अगर सब नॉर्मल है तो वज़ीर आज़म ने इतनी बड़ी बात क्यों की कि जी राह हमवार की जा रही है सजाएं माफ़ करवा के वापस लाने की? इसका मतलब उनको कुछ पता है। फिर वो जो हमारा शक है कि ये PMLN वाले कहीं ना कहीं टांका फिट कर रहे हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी पता है इस बात का, और उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों की है? देखिए, उन्होंने जिस तनाजुर में बात की है, आप उसको भी समझें कि अगर कोई कम्युनिटी, कोई लॉयर्स की या किसी उसकी, वो अगर एक चीज को मूव कर रही है तो उन्होंने उस पर बात की है। उन्होंने ये नहीं की है कि ये बात कोई ऐसे बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट की है, उसका कॉन्टेक्स्ट था। और मुझे ये बताएं आप कि ये एक लीगल ऑप्शंस तो हर एक के हर वक्त होंगे, उस पर तो प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात नहीं करते। नहीं शिबली साहब, ये स्पिन नहीं मैं मानता, वो लीगल ऑप्शंस चलते हैं। मुझे एक बात बताएं, फिर मैं उसके बाद नहीं बोलता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने तो अपने इब्तिदाइये में इस बात का जिक्र किया कि जो राना शमीम जैसे ये जो एफिडेविट्स वाले किस्से हैं, जिस तरह से अदालतों पे प्रेशर डाल के उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा की है। आप मुझे बताएं कि ये सारी जो बातें सामने आई हैं, जिसका कि आपने भी कहा कि ये इनको उल्टा पड़ गया है, इन्होंने ये किया था अपनी हमें को डिस्क्रेडिट करने के, लेकिन इनको अल्लाह ताला ने हर उसमें हर वो चीज, चाहे वो कैलिबरी फॉन्ट हो, चाहे वो और वो बाकी जो वीडियोस हैं, बाकी जो तो आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कोई खास इंफॉर्मेशन, आप ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है अपनी मालिक साहब उसका मियां साहब परवाही नहीं है। आप झूठे इल्जामात, झूठी चीजें ला रहे हैं। जो फिल्म सर आखिरी 2-3 मिनट कह रहे साहब जल्दी से बात खत्म कर ले। मैं मियां साहब से आखिरी सवाल, मेरा सवाल ये है, मैं फिर शिबली साहब से पूछ लेता हूँ कि अगर वजीर आजम प्रेस टॉक कर रहे होते, उन पे सवालों जवाब होते, असेंबली क्वेश्चन होता, कुछ होता, और उसको रिस्पॉन्ड करते हुए बात करते, तो उसके माने और होते। हाँ, वो यही होता कि वो कहते मैंने तो इस सवाल का जवाब देखा। जब वो अपने ख्याल बाहर कर रहे हो तो फिर वो अपनी किसी इंफॉर्मेशन किस पे बात कर रहे हैं। और वजीर आजम का ये कहना पाकिस्तान के तनाजुर में जिस तरह आजकल गुफ्तगू हो रही है और इस प्रोग्राम में भी अजीब कोई डील चल रही है, कुछ फलां हो रहा है, इसका मतलब है कि वजीर आजम किसी बात पे परेशान है और उन्होंने किसी का गिला किया है, किसी को अटैक किया है। ठीक है मियां साहब प्राइम मिनिस्टर सर, मैं मियां साहब से जवाब ले लूं एक शिबली में मियां साहब से सर, मैं तो मियां साहब से जवाब ले लूं। वो अब आप जवाब उन्होंने पहले कायरा साहब दे दिया है, आप और मैं उससे एग्री नहीं करते डेफिनेटली। मियां साहब ये बताएं, एक ये भी कहा जा रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा के लालच में मियां साहब थोड़ा भी ना खो बैठे, और जो बदलते हालात हैं, कुछ हवा बनी हुई है, तो शायद बहुत ज़्यादा कुछ मांग रहे हैं, और दैट माइट बी अ लूजिंग बैटल। इमरान खान साहब ने भी कहा है,
क्लियरली आप उससे क्लियर होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं बातचीत करें। किससे हमें नहीं जानते पता, हमें नहीं पता किससे आप बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी फैसले तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है, रास्ता किया जा रहा है। तो क्या ये सारा डोमेस्टिक प्लेयर से बात हो रही है कि आप लोग इंटरनेशनल प्लेयर भी डाला हुआ है बीच में? नहीं, देखिए हम तो इंटरनेशनल प्लेयर की बातें सुन रहे हैं। मैं एक गुजारिश कर दूं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान किस हालात से दो चार है। अब आ जाएं, जो बात आप कर रहे हैं कि किन से बात हो रही है, हम किसी तौर पर भी जो आप सवाल कर रहे हैं कि थोड़ा मिल रहा है, ज़्यादा मिलने के चक्कर में थोड़ा भी ना गंवा ले, हम ना थोड़े के चक्कर में ना ज़्यादा के चक्कर में। हमारी एक असूली मौक़िफ़ ये है कि हर एक को जो आइन कानून कहता है उस डोमेन में रह के ये तो छोड़े नहीं, तो कहने वाली बात है ना, जो आपकी तारीख भी है, आप भी You also turn on the dime। आपके पास वक्त कम होगा। मैं ये कहता हूँ कि हमने तो साबित किया, उसके लिए हमने हुकूमत गवाई, इंतखाबात गवाए, सज़ाएँ भुगती, आज तक भुगत रहे हैं। मगर आपको ये कहना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं वो पाकिस्तान के अंदर बासर लोग हों या पाकिस्तान से बाहर खैर ख्वाह पाकिस्तान के जो हैं वो बासर लोग जो हैं वो नवाज शरीफ से राब्ते में भी हैं, और हम उनसे भी सबसे ये कहते हैं कि हम किसी तौर पर किसी की फेवर लेना नहीं चाहते और किसी तौर पर भी गैर आईनी तरीके से इनको हटाना नहीं चाहते। बेशक तो गैर आईनी जो बाहर के लोग हैं उनसे बात क्या हो रही है अगर आप उनको किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहते? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये इंश्योरेंस होनी चाहिए कि जो कुछ होता आ रहा है वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। चले वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, बातचीत तो हो रही है, नज़र आ रहा है, और वज़ीर आज़म की बातों से लगता है परेशानी भी है। और मियाँ साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जिनसे इंश्योरेंसेस भी बात हो रही है। क्या हो रहा है तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते हैं मुल्क के लिए क्या बेहतर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।